हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मतलब 11th का जो लेक्चर था, शायद लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम लोग पढ़े थे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे चीज़ देखे थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल्स या फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये भी लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होगा। और यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, यदि हम क्वेश्चन की बात करें बोर्ड में या फिर जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछे जाते हैं, वो कभी कभी साइंटिस्ट का नाम पूछे जाते हैं कि ये लॉ किसने दिया था। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, डाल्टन्स का जो नियम पढ़ेंगे, उनका बहुत सारे नियम जो फेल हो चुके हैं। अपने जमाने के लिए ठीक था, लेकिन अभी जो है बाद में बहुत सारे चीज खोज हुए, एटॉम पर रिसर्च हुए, आपका जो होता है बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हमें, फंडामेंटल पार्टिकल जिसको बोलेंगे। तो फिर आइसोटॉप्स आया। तो ये सब आने के बाद फिर न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो आया। तो ये सब जो है पुराने जो नियम हैं बहुत सारे, वो एक्चुअली फेल हो चुके हैं, है ना। फिर भी हमें पढ़ना है, चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको लेके चलना पड़ता है। चूंकि शुरुआत तो कम से कम किया था वो लोगों ने, बाद में उसका मतलब क्या बोलेंगे सुधार किया गया, बाद में और खोजे हुए। तो खोज होने के बाद बहुत सारे नियम जो है फेल कर गए थे। तो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है सबसे पहले जो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मान लिया जाए जितना रिएक्टेंट, जैसे मान लिया जाए आपका जो है Mg है, O2 है, या कोई भी लीजिए, जैसे मान लीजिए H है प्लस Cl है, ये जब कंबाइन करेगा तो देगा आपको HCl देगा। क्या देगा? HCl। या फिर H2 और Cl2 लगाए तो क्या मिलेगा? 2HCl मिलेगा। तो मास, ये हाइड्रोजन का मास और क्लोरीन का मास दोनों को ऐड करेंगे तो जितना मास इधर आएगा उतना ही मास आपका इधर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो वेट होता है 2 होता है, क्लोरीन का होता है आपका 35.5 होता है। 35.5 इंटू कितना करेंगे? 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 71 है ना। तो कितना आ जाएगा? 73। कितना आ जाएगा? 73। तो यहाँ पे यदि इसका मास आ रहा है 73, तो यहाँ भी कितना होगा आपका? 73 ही होगा। कितना होगा? 73 होगा। तो कहने का अर्थ है आपका कि मास को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, मतलब यहां सिंपल, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? मतलब ऊर्जा का संरक्षण। तो एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, वहां पे मास भी क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्व होता है मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं संरक्षित होता है, मतलब उसको मतलब न बढ़ने वाला है न घटने वाला है, जितना है उतना ही रहेगा। तो अलग अलग मासेस को जोड़ेंगे दोनों का तो 73 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा आपका? 73 ही आएगा। तो जो भी चीज है आप इसको क्या करेंगे? ध्यान देंगे, है ना। उसी प्रकार मान लिए 2 Mg है प्लस O2 है, ठीक है। तो 2 MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों का जो मास होगा, ये दोनों का जो आपका मास होगा वो बराबर होगा, इस मास के बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे पूरा ही थ्योरी है, जो नियम दिए थे वो नियम दिया हुआ है, और उस नियम को हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और समझने की कोशिश करेंगे आप, है ना। और जो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बहुत पूरा ही क्या है आपका थ्योरी पार्ट है। पूरा ही क्या है आपका? थ्योरी पार्ट है। दूसरी बात क्या है, और थोड़ा आपका जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करेंगे।
कि कौन मतलब थ्योरी क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपका मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते रहेंगे हम लोग, है ना। तो कुछ रूल्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट है, उसको देखना जरूरी है। वही अब इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, और इधर बाकी जो सारे चीज हैं बस उसको समझने के लिए कभी कभार एक आध नंबर आपसे पूछ दिया जाता है बोर्ड में, वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। तो इधर जो लैंग्वेज आएंगे उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर आप क्या करें, लेक्चर को देखें, अच्छा लगता है तो लाइक्स मारें, तुरंत कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। जो भी 11th के बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग एक काम करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपका, है ना, मतलब उस पर जैसे नंबर है आपका 7439278900, इस पे आप अपना फोटो और क्या बोलते हैं एड्रेस नेम ये सब आप भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बनाने के बाद जो भी चीज़ें होंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे, तो आपकी सुविधा के लिए। तो ये काम जल्दी से जल्दी करेंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके पहले मतलब कुछ बातें हैं उसको बता दिए कि मास को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही, चाहे जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही। यहाँ कहने का मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहा गया। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद या प्रतिफल होता है, मतलब रिएक्शन करने के बाद जो नया पदार्थ आपको मिलता है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ नियम है, रूल्स है, उसको पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जरूरी है, आवश्यक चीज है, वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। उसको समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग, है ना। बहुत ही सिंपल है, आप लोग मतलब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं बहुत ही कम रेयर केस है। बस आपको समझना है कि शुरुआती दौर में जब केमिस्ट्री का उत्थान हो रहा था, विकास हो रहा था, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपना अपना क्या दिए, राय दी, है ना। उसको आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कि जब रासायनिक पदार्थ जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो उसका क्या क्या नियम है। तो कुछ नियम जो है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ का मतलब होता है नियम, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाव, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो ऑब्जेक्टिव आते हैं कि भाई किसने दिया था। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि किसने दिया था या फिर कब दिया गया था। तो क्वेश्चन तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है डिपेंड करेगा, जो बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था। तो याद रखिएगा एंटोनी लेवोजियर। किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। और यदि पूछ दे कब दिया था, तो 1789 को दिया था। याद रखना है 1789 को दिया था, 1789 में दिया था। कौन दिया था, एंटोनी लेवोजियर। तो पहला बात याद करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है दिया था एंटोनी लेवोजियर। कब दिया था, मतलब 1789। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट
यहाँ से द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है बनाना, क्रिएटेड का मतलब क्या होता है बनाया, तो कहने का मतलब द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो नाइदर नोर आप लोग फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे, नाइदर नोर मतलब दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर नोर का यूज करते हैं कब, जैसे मान लीजिए आप रोटी और चावल दोनों आपके घर में बना हुआ है, आप दोनों नहीं खाना चाहते हैं, आप दोनों ही खाना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे, नाइदर नोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाइदर नोर, मतलब आई डू नॉट वांट टू ईट नाइदर राइस नॉर ब्रेड। तो नाइदर नोर का मतलब जहां दोनों ना हो, दोनों इच्छा ना हो, तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो ना तो इस द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया कि मास लिया जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लें 2 mg है और ये रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, क्या बनाएगा MgO2 बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों का वेट जो है Mg का O2 का, दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों का मास को, तो इस मास के बराबर होगा। ये 2 mg ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। जितना, जैसे मान लीजिए Mg का कितना होता है मास 24, यहाँ पे 24 दूना कितना हो जाएगा 48, इसका होता है 16, 16 दूना 32, 48, 48 और 32 को जोड़िएगा कितना आएगा जी 8 2 10 और 4 3 7 और 1 8, 80 ग्राम आएगा। तो इधर यदि 80 आ रहा है तो इधर भी कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80, मतलब दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा, ये कहना चाह। तो याद रखिए एंटोनी लेवोजियर ने बताया था, मतलब कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, ये याद रखना है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया था, आपका लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर ने बताया था 1789 में। इसका कहना था द्रव्य को ना तो आप बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, द्रव्य को ना तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो नाम पूछे जाते हैं, लैंग्वेज जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, तो नाम याद रखेंगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तो फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच के रहने वाले एक रसायन शास्त्र थे और उनका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। क्या नाम है उसका, जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। जैसे कोई कंपाउंड है, कोई क्या है आपका कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में देखा जाए, उस कंपाउंड में देखा जाए तो जो एलिमेंट का वेट होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। किसी यौगिक में, क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, मतलब इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। हमेशा क्या होता है आपका, समान होता है, कभी डिफरेंट नहीं होगा, कभी डिफरेंट नहीं होगा। तत्वों का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कुछ ऐसे ही है ना, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो प्रोस्ट ने क्या बताया था, इस प्रोस्ट के नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है आपका, हमेशा समान होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप याद रख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, ये दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज याद हो गया होगा, एंटोनी लेवोजियर क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, और जोसेफ प्रोस्ट ने क्या दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट। तो इसमें क्या याद रखना है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इसका क्या करें,
आप लोग फटाफट बस ये याद रखना रहता है किसने दिया था, कौन सा नियम किसने दिया था। लैंग्वेज कभी कभार आपका जो 11th का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है, नहीं भी, बस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार, ठीक है। बस इसको जानकारी में थोड़ा रख लें, सिलेबस में दिया हुआ इसे थोड़ा पढ़ लें। तो आपको सबसे पहले भी बता चुके हैं कि इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोल कॉन्सेप्ट, और बाकी जो दिए हैं बस समझने के लिए दिए हुए हैं। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं गुणित अनुपात के नियम। इसको क्या बोला जाता है, गुणित अनुपात के नियम। सबसे पहली बात है इसको याद रखना है कि इसको किसने दिया था। आपको एग्जांपल से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज बहुत बड़ा दिख रहा है आप लोग को, लग रहा हो अटपटा टाइप का, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, जो सिलेबस में उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो गुणित अनुपात के नियम, डाल्टन्स, मतलब ये जो थ्योरी जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो सिद्धांत जो दिया था उनका नाम है डाल्टन्स। कब दिए थे, 1803 में दिए थे। कब दिए थे, 1803 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन compounds, then the masses of one element that combined with a fixed mass of the other elements are in the ratio of a small whole number. whole number का मतलब इंटीग्रल नंबर में रहेगा, इंटीग्रल नंबर में रहेगा 1 2 3 4 5, लेकिन छोटा रेशियो रहेगा, ठीक है। जैसे 1:2, 1:3, 1:4, इस टाइप का आपका आएगा। तो according to this law, if two elements can combine to form more than one compounds, then masses of one element that combined with a fixed mass of other elements are in the ratio of a small whole number. इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अब यहाँ लग रहा हो ये क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो याद रखना है कि इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व मिलते हैं, दो तत्व मान लिया जाए, दो तत्व मिल रहा है, अब मिलने के बाद एक से अधिक यौगिक बना रहा है। जैसे मान लिया H2O होता है, तो H2O का एक और क्या बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी बन सकता है। जैसे आपका NO का उदाहरण लेते हैं, NO बनता है, NO2 बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है, N2O3 बनता है। तो कहने का मतलब दो तत्व है, दो ही तत्व रहेगा, लेकिन आपका कंपाउंड क्या बन रहा है, डिफरेंट। जैसे एक हाइड्रोजन लीजिएगा, ऑक्सीजन, इसे क्या क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, वाटर। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं। तो इस टाइप की बात है। तो उसमें से एक का द्रव्यमान फिक्स कर लें, दोनों में से एक किसी का द्रव्यमान क्या कर लें, फिक्स कर लें। उसके बाद दूसरा का जब अनुपात निकालेंगे मास का, तो वो एक छोटे पूर्णांक में होगा, एक छोटे पूर्णांक के अनुपात में होगा, एक छोटे पूर्णांक के अनुपात में होगा। समझ में आई बात। दो तत्व हैं अलग अलग, दोनों कंबाइन कर रहा है, तो एक कंपाउंड भी बना सकता है, एक से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकता है, मतलब एक यौगिक या एक से अधिक यौगिक बना सकता है। जैसे आपका उदाहरण दे रहे हैं आपका, जैसे CO है, फिर CO2 है, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो रहा है, तो एक बार बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है मान लिया CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके एक या एक से अधिक यौगिक बना सकता है, ठीक है, एक या एक से अधिक यौगिक बना सकता है। तो उसमें से एक तत्व का जो मास है फिक्स मान लिया जाए, एक तत्व का मास क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और दूसरे तत्व का मास जो है डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे, दोनों यौगिकों के जो डिफरेंट मास है आपका तत्व का, उसका यदि अनुपात निकालेंगे तो एक छोटे पूर्णांक के अनुपात में होगा, छोटे पूर्णांक के अनुपात में होगा। इसका कहने का मतलब है, समझ में आ गया। क्या समझना है, जैसे कि आपको बता दें कि एक लेंगे हाइड्रोजन और एक लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों एलिमेंट हैं, अभी दोनों अलग अलग एलिमेंट,
तो इसे कंबाइन करके आप क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, H2O O2 भी बना सकते हैं। उसमें से एक का मास क्या करेंगे हम लोग, फिक्स कर लेंगे। इसका मास क्या कर लेंगे, फिक्स। मान लीजिए इसको फिक्स कर लिए। अब बोलिएगा इसको नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, H2O2, ठीक है। उसके बाद इसका तो डिफरेंट मास हो जाएगा। अब इसका मास की बात करें तो इसका होगा आपका 16 और इसका होगा 32। अब ये दोनों का रेशियो निकालें तो 16 बाई कितना होगा, 32। काटेंगे तो 16 का 16, 16 दूना 32, 1/2। इसका अनुपात देखेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात। तो ये क्या छोटा पूर्णांक नहीं है, तो इंटीग्रल नंबर आएगा, क्या आएगा, छोटे पूर्णांक के रूप में रहेगा, ठीक है। कुछ समझ में आया, आराम से समझ गए होंगे कि भाई मान लीजिए इस नियम के अनुसार बता रहे हैं, इसका उदाहरण बता रहे हैं, इसको समझिए, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक किसने बताया था, डाल्टन बताया था, 1803 में बताया था। तो इस नियम के अनुसार क्या जानना है आपको, जैसे दो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, दोनों कंबाइन करेगा तो 2 से अधिक कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक बनाया H2O और दूसरा बनाया H2O2 बनाया, ये बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब एक का मास को यदि हम फिक्स कर लेंगे, एक एलिमेंट का मास क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और दूसरे को वेरी करेंगे, तो इसका मास देखिए ऑक्सीजन का, इसमें H2O में ऑक्सीजन का मास 16 है, H2O2 में आपका ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 है। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कट के कितना, 1/2, 1 अनुपात 2। तो इसको बोलेंगे छोटे पूर्णांक। तो ये जो है आपका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, छोटे पूर्णांक के रूप में रहता है, हॉल नंबर। ये क्या है आपका, हॉल नंबर है, 1/2, 1 और 2 क्या है आपका, हॉल नंबर है, यही बोल रहा है। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करें, इसी को हम थोड़ा बढ़िया से लिख के आपको समझाते हैं। 1-2 उदाहरण देते हैं, आपका और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बहुत ही आसान है ना। तो फॉर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपका H2O है एंड एक है आपका H2O2, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ये एक कंपाउंड है, इसको क्या लिखेगा, कंपाउंड मतलब यौगिक है, ये आपका क्या है, यौगिक है। यहाँ फिक्स कर लेंगे, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ है आपका मास ऑफ, मान लीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, या मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ आपका रेशियो है, ये क्या है आपका, मान लीजिए रेशियो मतलब अनुपात। कंपाउंड ये हो गया आपका फिक्स्ड मास। इसको थोड़ा और इधर करके बनाते हैं, उधर दिख रहा है, दिख तो रहा है, फिर भी थोड़ा सा। चलिए आपको बहुत सिंपल वे में समझा, जैसे एक कंपाउंड्स ले लीजिए, एक कंपाउंड्स मान लें, ठीक है। ये है मान लीजिए फिक्स्ड मास ऑफ, मान लें हाइड्रोजन का, इसको मान लें, इसका मास वेरी करेंगे एक ठो का, मास ऑफ ओ, ऑक्सीजन O4 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और ये आपका रेशियो है, ये क्या है आपका रेशियो। बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड एक है आपका H2O है, और दूसरा है आपका H2O2। बच्चे इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आया इसलिए चूंकि यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, पेरोक्सी बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन यदि आपस में सिंगल बॉन्ड में है, ऑक्सीजन यदि आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, है ना, कोई लफड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया गया, दोनों का डिफरेंट कंपाउंड लिया गया,
H2O2 H2O और H2O2। तो हाइड्रोजन का फिक्स मास यहाँ कितना होगा 2। देखिए कि एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 ही होगा। कितना होगा 2 होगा। मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 16 गुना 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है आपका 16, तो 16 मैंने 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। अब यदि इसका रेशियो आप लें, यदि हम ये दोनों, ये तो फिक्स है ना, अब ये दोनों का रेशियो लेंगे तो एक सिंपल या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल होल नंबर होगा। रेशियो जो होगा इसका स्मॉल होल नंबर होगा। कैसे? अब इसको क्या करेंगे, रेशियो लेंगे तो 16 बटा कितना हो जाएगा 32। 16 का 16, 16 दूना 32, तो कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 1:2। आराम से बता सकते हैं आप डायरेक्ट। एक को फिक्स कीजिए, डायरेक्ट बता दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर लिए, H2 को फिक्स कर लिए, तो ऑक्सीजन का 16 है, इसका ऑक्सीजन का 16 है, इसका 32। 16 बटा 32 कितना हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ऑक्सीजन कितना 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 1/2 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 बटा 32, 16 का 16, 16 दूना 32, मतलब 1/2 बराबर कितना लिख सकते हैं 1:1:2। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग आपका स्मॉल होल नंबर। क्या बोल रहे हैं स्मॉल होल नंबर। अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप क्या करेंगे बनाइएगा। 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, आप क्या करेंगे बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जैसे एक नंबर है, मान लीजिए NO है या N2O है और एक है आपका N2O5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल CO है एंड CO2। ये दोनों को बना के इसी तरह क्या करिएगा बनाइएगा और बताइएगा। तो यहाँ तो आराम से बताया जा सकता है। इसका 16 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16×5 = 80, है ना। तो 1/5 1:5 आ जाएगा, ऐसे बता दे रहे हैं। इसका 16, इसका 2, इसका आएगा 1:2, इसी टाइप से। तो आप क्या करेंगे इसको बना के देखेंगे। तो इसका क्या करें अब, ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे, तत्व लेंगे, ठीक है। उसको उससे अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। उन कंपाउंड में एक एलिमेंट किसी को आप फिक्स कर दीजिए, उसका वेट को फिक्स कर दें। और फिक्स करने के बाद दूसरा का जब हम लोग क्या करेंगे अनुपात लेंगे वेट का, तो एक आपका स्मॉल होल नंबर का रेशियो प्राप्त होगा। होल नंबर का रेशियो इसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और इसको किसने दिया था? आपका डाल्टन दिया था 1803 में। तो इस टाइप की बात है। तो आपको समझा दिया गया है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। समझ गए तो कमेंट सेक्शन में आप थम्स अप भेजेंगे, स्माइली भेजेंगे, है ना, ताकि हमें पता चले। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट जब कुछ रूल दिए, है ना, जैसे पहले एंथोनी लेवोइजर आए, है ना, तो एक साइंटिस्ट फिर फ्रॉस्ट आए। तो एक साइंटिस्ट जब रूल देते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। जैसे कोई भी आदमी है, यदि कोई काम शुरू करता है नया, तो उसके पीछे बहुत लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। तो इस तरह से ढेर सारे थ्योरी का मतलब उत्पत्ति हो गए हैं। तो एक साइंटिस्ट है गे लुसेक्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो एक साइंटिस्ट का नाम है गे लुसेक। गे लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। इनका कहना क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gases combine or produced मतलब बनना, in a chemical by reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। इसका कहना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि गैस अभिक्रिया करता है या गैस बनता है,
तो यदि उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा जाए, सेम रखा जाए, तो उसका वॉल्यूम का जो है अनुपात, उसका वॉल्यूम के अनुपात जो है क्या होता है, सरल होता है। उसका वॉल्यूम का अनुपात जो है सरल होता है या सरल अनुपात में रहता है, इसका कहने का मतलब था। गेल-लुसाक ने, देखिए जो भी साइंटिस्ट आए, जो उनको लगा, जो समझ में आया, वो अपना अपना सिद्धांत को दिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज है, सिर्फ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गेल-लुसाक ने क्या दिया था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो कहने का मतलब इसके अनुसार क्या माने, इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो गैस उसमें जुट रहा है या बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप एवं दाब पर हो। अब गैस को समान ताप एवं दाब पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि गैस का ताप यदि बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए जब गैस का एक्सपेरिमेंट होता है तो कम से कम जो टेम्परेचर और प्रेशर पर ध्यान दिया जाता है, उसको कांस्टेंट मानेंगे हम लोग। क्या करना पड़ेगा, उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू आपका सही नहीं आ पाएगा। चूंकि टेम्परेचर को वेरी करने से उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसे होता है PV इज इक्वल टू NRT। आगे पढ़ेंगे, PV बराबर NRT। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि कोई रासायनिक इस नियम गेल-लुसाक के अनुसार क्या याद रखिएगा, इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती है, संयुक्त मतलब जुड़ती है या बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। तो उनके आयतन जो है सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते ताप एवं दाब समान हो। ताप एवं दाब क्या हो, सभी गैसें समान ताप एवं दाब पर, जो भी गैसें बन रही है या फिर संयुक्त हो रही है, उसका ताप और दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसका अनुपात जो मिलेगा सरल मिलेगा। तो बहुत ही आसान है, गेल-लुसाक नियम के अनुसार आप बोल सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या फिर बनती है, तब उनके आयतन सरल अनुपात में होता है, बशर्ते सभी गैसें क्या हो, समान ताप एवं दाब पर हो। अब इसका देखिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवोगाड्रोस। तो एवोगाड्रो लो ये 1811 में दिए थे। कब दिए थे इस नियम को, 1811 में। तो एवोगाड्रो क्या बताता है कि मान लिया जाए, समझिए कि जैसे मान लिया जाए दो कंटेनर अलग अलग है, दो कंटेनर अलग अलग है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका मानना क्या था, दो कंटेनर अलग अलग है। मान लीजिए ये 2 लीटर का है और ये भी आपका 2 लीटर का है। एक में मान लीजिए CO2 भरा हुआ है और एक में मान लिया जाए O2 भरा हुआ है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इसमें H2 गैस है, इसमें जो भरा हुआ H2 गैस है और इसमें आपका O2 है। इसका टेम्परेचर T1 मान लें एंड प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर T2 एंड प्रेशर P2 मान लें। प्रेशर को P से दिखाते हैं और टेम्परेचर को T से दिखाते हैं। दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों में जो है वॉल्यूम सेम है, गैस का वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 है और P1 इज इक्वल टू P2 है। इस कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो दोनों में जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों में जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सेम नंबर ऑफ। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, इसका मानना है। मतलब अणुओं की संख्या समान हो जाएगा, H2 और O2 के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में, इसी एवोगाड्रो में याद रखेगा कि एवोगाड्रो नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में, गैसों के समान आयतनों में, समान आयतनों मतलब ये भी 2 लीटर लिए, ये भी 2 लीटर, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान। जैसे 2 कंटेनर है, ये भी 2 लीटर का है, ये भी 2 लीटर का है। इसमें H2 गैस है, इसमें O2 गैस है। इसका टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर T2, इसका प्रेशर P2 मान लिए। यदि मान ले T1 बराबर T2 मतलब दोनों का ताप सेम होगा, P1 बराबर P2 मतलब दोनों का प्रेशर सेम होगा, तो दोनों गैस का अणुओं की संख्या क्या होगा, समान होगा।
नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, तो दोनों के अणुओं की संख्या भी क्या होगा, समान होगा। ये बात किसने कही थी, ये एवोगाड्रो ने। तो एवोगाड्रो नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से आपको इस तरह से बताएं, तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम। ये किसने कहा था, एवोगाड्रो ने। तो इसका भी क्या करेंगे, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स थ्योरी। एक और बचा हुआ डाल्टन थ्योरी, उसके बाद ये थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा आपको। उसके बाद शुरू होगा कैलकुलेशन पार्ट जो है, मॉल कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जल्दी से इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लास्ट टॉपिक डील करते हैं अभी, है ना, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी इनका फेल हो गया है ना, मतलब अभी के अनुसार, लेकिन पहले बहुत दिन तक इनका थ्योरी चला था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में दिए थे, डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत। अब देखिए क्या क्या बोलता है। पहला है इसका कौन सा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम्स द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि परमाणु 3 कण से बने होते हैं। अविभाज्य यहाँ पे बोला गया है, इंडिविजुअल्स मतलब अविभाज्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है मतलब वो अलग अलग चीज से बना है, सीधा मतलब है। तो क्या से बना है, बाद में खोज हुआ प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का खोज हुआ। बाद में जो खोज हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया बाद में। फिर बोल रहा है ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। दिए गए तत्वों का सभी परमाणुओं का गुणधर्म एवं द्रव्यमान समान होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी गलत हो गया। ये गलत कब हुआ, जब खोज हो गया आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप अब हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है ना। फिर आपका जो है 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो कहने का मतलब जैसे कि आपका H2O बनाते हैं, तो ये वाटर है, यहाँ पे जो है ये जो हाइड्रोजन का वेट होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स हैं आपका, 3 आइसोटॉप्स है। 3 आइसोटॉप्स है आपका, ठीक है। प्रोटियम है, डिटोरियम है और ट्राइटियम है। तो प्रोटियम में जो वेट होता है 1 होता है, डिटोरियम में 2 होता है और ट्राइटियम में 3 होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है। तो एक ही एलिमेंट का जो एटॉम्स है, इसका वेट डिफरेंट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। तो ये तब तक सही था जब तक समभारिक समस्थानिक का खोज नहीं हुआ था। समस्थानिक संभारिक वगैरह को खोज नहीं हुआ, आइसोबार वगैरह का। जब आइसोबार का खोज हुआ, तो ये आइसोटॉप्स वगैरह का खोज हुआ, तो ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। दिए गए तत्वों का सभी परमाणुओं का गुणधर्म एवं द्रव्यमान समान होता है, ये बाद में गलत हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी समान भी हो जाता है, कभी कभी भिन्न, कभी कभी समान। तो इसको हम मान लें 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए आइसोटॉप्स, तो ये आइसोटॉप्स में क्या होता है कि सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का बता दिया आपको, ऑक्सीजन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, कार्बन का होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन का 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो ये गलत हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास, कभी कभी सेम हो जाता है। आइसोटॉनिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है आपका, एटॉमिक मास आपका, ये आइसोबार जब पढ़ेंगे तो एटॉमिक मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लीजिए, तो नाइट्रोजन का होता है 7-14 और एक कार्बन लीजिए, कार्बन 14 का, कार्बन का होता है 6-14, तो मास क्या हो गया, सेम हो गया। डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये भी बाद में जाके फेल हो जाता है। ये भी फेल है, ये भी आपका गलत हो जाता है। ये सब का सब गलत हो जाता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है अभी के अनुसार। लेकिन कब सही था, ये सही तब था जब आइसोबार्स, आइसोटॉन्स का खोज नहीं हुआ था, तब ये सही था। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ फिक्स्ड रेशियो।
जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तब यौगिक बनाते हैं। लेकिन ये भी जो है कभी कभी जैसे हम लोग रेडियो मतलब रेडिएशन के बारे में देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये भी चीज़ थोड़ा गड़बड़ाता है। तो जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं, संयुक्त मतलब जुड़ते हैं, तब यौगिक बनते हैं। तो ये कहना सही है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉम्स, दिस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये तो पहले भी देख चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्व स्थिति में होते हैं। पूर्व स्थिति का मतलब जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे H2 है और प्लस आपका O2 मान लिया जाए, हाफ O2 है, या फिर मान लें आप Na है और प्लस Cl है, तो क्या बनाएगा NaCl। तो कंपाउंड बनने के बाद भी Na दिख रहा है और Cl दिख रहा है, मतलब ये पूर्व अवस्था में। कंपाउंड बन जाने के बाद इसका गुण प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लेकिन ये पूर्व अवस्था में रहता है, चलेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्व स्थिति में होते हैं। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका द्रव्यमान जो है ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो इसको बना सकते हैं। तो ये कुछ डाल्टन्स का नियम थे जो कि बहुत जगह फेल हो गया, मतलब अभी के अनुसार, चूँकि जब आइसोबार आइसोटॉन्स का खोज नहीं हुआ था, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज नहीं हुआ था उस समय जो है ये सही था। लेकिन जब खोज हो गया तभी क्या हो रहा है, ये फेल हो चुका है। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेज वाला पोर्शन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब लाभदायक जो होगा, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी जगह हेल्प करेगा, वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। उसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं। और जो बता दिए कि जो बच्चा 11th का है बहुत जल्दी से जो नंबर दिया गया उस पर आप जो है अपना नेम और जो है एड्रेस वगैरह, फ़ोटो वगैरह जल्दी से सेंड करें। ग्रुप बन जाएगा तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये लैंग्वेज पोर्शन था, ख़त्म हो चुका है। आप कैलकुलेशन पोर्शन आएगा, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और अभी क्या करें, आप लोग इसका नोट्स रेडी करते जाएं, ठीक है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। बच्चे सोच रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से हमारा 11th बर्बाद हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप आराम से पढ़िए, मेरे साथ आगे चलिए, सब कंप्लीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।